हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट और या विकास के क्षेत्र क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है KVS-PRT वाला, जिसमें मैंने पेडागोजी के जितने भी स्टार्टिंग के टॉपिक है लाइक अंडरस्टैंडिंग द लर्नर में, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया है। टास्क एंड चैलेंजेस जो हैं डेवलपमेंट की वो भी डिस्कस किया है, डिबेट्स भी डिस्कस किया है, इवन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट भी मैंने आपको बताया है। तो वो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, तब ये आपको टॉपिक समझ आएगा। तो हम डिस्कस करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर आपका जो सिलेबस है उसमें दिया है फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल एंड मोरल। तो ये जो डोमेन है यानी विकास का जो क्षेत्र है, फिजिकल का मतलब शारीरिक, कॉग्निटिव का मतलब संज्ञानात्मक, और सोशल जो आपका डेवलपमेंट होता है सामाजिक विकास, भावात्मक विकास और नैतिक विकास किस तरीके से इस विकास का जो क्षेत्र है कार्य करता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो डोमेन है वो है फिजिकल डोमेन, जिसे हम शारीरिक विकास का शारीरिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसको अभी हम बस ओवरव्यू में जैसे देखेंगे, बाद में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे ना, ये बस एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा। बाद में जब हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मतलब विकास का जो अवस्थाएं हैं, विकास की अवस्थाएं जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, उसमें हम ये शारीरिक विकास जितने भी डोमेन हैं लाइक फिजिकल डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उस अवस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है, मानसिक विकास कैसा होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है, या फिर भावात्मक, सामाजिक विकास, नैतिक विकास कैसे होता है। तो इसको हम पूरा डिटेल में उस अवस्थाओं में डिस्कस करेंगे, ठीक है, किस किस अवस्था में क्या क्या होता है। तो इसीलिए आपको ये पढ़ना है कि डोमेन्स क्या होता है। उसके बाद जब आप अवस्थाएं पढ़ेंगे तब आपको ये समझ आएगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल डोमेन को हम शारीरिक क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, जैसे कि मसल्स हो गए, लेग्स हो गए, आर्म्स हो गए, इनके डेवलपमेंट की बात करता है। इसके अंदर ही आपका पेशी विकास आता है, जिसे मसल्स डेवलपमेंट कह रहे हैं हम। तो इसमें आपकी बॉडी की जो बनावट है उसके विकास की बात की जाती है। और इसमें आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर जिसमें आप बड़ी मसल का प्रयोग करना सीखते हो, यानी जो बड़ी मसल्स होती हैं जैसे लेग्स की, आर्म्स की मसल होती है। तो अगर विकास की बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति ग्रॉस टू मोटर होता है, ग्रॉस टू फाइन मोटर की तरफ विकास होता है। मतलब आप पहले बड़ी मसल्स का प्रयोग करना सीखते हो, उसके बाद आप फाइन मोटर का मतलब फाइन मोटर जो स्किल होती है आप में डेवलप होती है। तो फाइन मोटर के अंदर जब आप स्मॉल मसल्स का यूज करते हो लाइक फिंगर और हैंड्स का, लाइक आप क्या करते हो, जब आप अपने हाथ को चलाना सीख जाते हो तो आप लिखना सीखते हो ना, हाथ हिलाते हो उसके बाद लिखना सीखते हो। तो यही होता है फाइन मोटर, ठीक है, जो सूक्ष्म कौशल होता है इसी के अंदर आता है, ठीक है। सेंसरी डेवलपमेंट भी इसी के अंदर आता है फिजिकल डोमेन में ही। इसमें क्या होता है, इसमें आपका विजन जो साइट है, हियरिंग, टेस्ट और स्मेल का और टच का जो सेंस मतलब डेवलपमेंट होता है इसी के अंदर आता है। तो ये आपका फिजिकल डोमेन के अंदर ही आता है। इसमें आपका सिफेलो कॉर्डल डेवलपमेंट भी आता है। सिफेलो का मतलब सर से हेड तक, जो कॉर्डल का मतलब टेल होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे आपका हेड टू टो मतलब आपका जो सर है और टो मतलब जो पैर की अंगूठा होता है, पैर का अंगूठा होता है, उस तक आपका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले आप हेड का प्रयोग करना सीखते हो, फिर अपने आर्म्स का, फिर आप लेग्स का, फिर अपने टो का। तो इस तरीके से विकास होता है, मतलब सर से पैर तक होता है, ठीक है। और एक होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब है केंद्र से, यानी सेंटर से आपका विकास फिर अलग अलग दिशाओं में हो सकता है। जैसे आपका पहले चेस्ट का होगा, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा, फिर आर्म्स का, फिर आपका फिंगर, इस तरीके से होता है। मतलब सेंटर से आगे यानी विकास होता है इसका, ठीक है। राइट साइड होता है या फिर लेफ्ट साइड, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया कि ये सब किसके अंदर आता है, शारीरिक विकास के अंदर आता है, यानी शारीरिक क्षेत्र जो है उसमें आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो विकास का संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है, यानी कॉग्निटिव डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसके अंदर आप इसको बोधात्मक विकास भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग भी आता है, इसमें भाषा विकास भी इसी के अंदर होता है, और ये बौद्धिक विकास यानी मेंटल डेवलपमेंट भी इसी के अंदर आता है। अगर अलग अलग टर्म दिया जाए तो आपको समझ आना चाहिए, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पे लिख दिया है। इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपका इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट होता है वो आता है, जैसे कि थिंकिंग, चिंतन करना, परसेप्शन बनाना, मेमोरी जो होती है, रीजनिंग तार्किक होता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट अवधारणा विकसित करना, और समस्या समाधान करना, और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो चीज़ें आपके सामने ना प्रेजेंट हो उसके बारे में आप सोचोगे, जैसे मैथमेटिकल चीज़ें जब आप फॉर्मूला वगैरह सोचते हो जो आपके सामने ना हो, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, यानी जब आपका चिंतन क्या हो जाता है, अमूर्त हो जाता है।
तब ये इसके अंदर आता है। तो ये सब कॉग्निटिव डोमेन होता है जिसके अंदर ये विकास होता है। लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज का जो विकास होता है इसी डोमेन के अंदर होता है। लैंग्वेज जो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, एक ऐसा एक्टिविटी है जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती है भाषा का विकास। जो आपका बोधात्मक होता है और फॉर्मुलेटिंग लैंग्वेज, ये भी एक कॉग्निटिव एक्टिविटी होती है, यानी कॉग्निटिव डोमेन के अंदर ही आता है। स्पीकिंग जो है ये मोटर एक्टिविटी होता है लेकिन इसी के अंदर आता है। और लैंग्वेज एंड स्पीच जो होते हैं ये हमारे बॉडी के मतलब हमारे ब्रेन में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसी बात पे जिन प्याजे ने एक थ्योरी भी दी थी जो कि बहुत सपोर्ट करते थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डोमेन से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। तो उन्होंने एक कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जिनमें उन्होंने 4 स्टेजेस भी बताया था। अगर आप उसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जिन प्याजे जरूर पढ़ लेना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है जो भी टॉपिक इस सिलेबस से जुड़ा हुआ है थोड़ा भी आएगा तो वो आप एकदम डिटेल में पढ़ लेना। तो यहाँ पे जिन प्याजे को पढ़ना जरूरी है। और अब नेक्स्ट बात करेंगे, हम मोरल डेवलपमेंट की बात करें तो नैतिक विकास का क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है। तो जो मोरल डोमेन होता है इसके अंदर आपका जो कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर आपका कैसा हो, आपके राइट एटीट्यूड, जो अभिवृत्ति होती है, बिहेवियर होता है और दूसरों के प्रति और सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के अंदर आपका जो बिहेवियर होता है, आपकी अभिवृत्ति होती है, आपका जो कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, वो सोशल जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं और लॉज होते हैं, जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ पे कुछ नियम होते हैं। जैसे संविधान के अंदर कुछ नियम होते हैं, उस सोसाइटी के अंदर नियम हो गए, उस नियम के अनुसार आपका जो बिहेवियर होता है अगर अच्छा होता है तो वो मोरल डोमेन के अंदर आता है। ठीक है। और इसमें आपको समझ हो जाती है कि क्या सही और क्या गलत है। ये भी मोरल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। और इसी बात को पियाजे ने बताया कि पियाजे 2 प्रिंसिपल को रिलेट किया था मोरल एजुकेशन से। उन्होंने जिन पियाजे ने इसमें इन्होंने बताया था कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें जो मोरल आइडियाज़ होती हैं, नैतिक विचार होते हैं, वो स्टेजेस में डेवलप होता है। स्टेजेस में जो उन्होंने 4 स्टेजेस बताया था उसके अकॉर्डिंग डेवलप होते हैं। इन्होंने बताया कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो जो कॉन्सेप्ट होता है, अवधारणाएं होती है मोरल की, वो अपने अकॉर्डिंग उस अवधारणाओं को बनाते हैं। वर्ल्ड की जो अवधारणा है विश्व की अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। और इनके अनुसार अगर हम कंक्लूड करें तो इनके अनुसार जो चाइल्ड होता है वो अपना खुद का एक नैतिक व्यू बनाता है, नैतिक विचार बनाता है वर्ल्ड के प्रति, और अपने ही रॉन्ग और क्या सही है और क्या गलत वो खुद ही बनाता है। ठीक है। और पियाजे बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन मेड मोरल जजमेंट बेस्ड ऑन देयर ओन ऑब्जर्वेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो चीज़ें ये अपनी तरफ से नैतिक मूल्य, नैतिक विचार को बना रहा है, ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू बना रहा है। जो भी वो आसपास अपने देख रहा है वर्ल्ड में उसको अवलोकन करके ही बना रहा है। ठीक है। तो जिन पियाजे ऐसा बिलीव करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोहलबर्ग, जो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस भी बताए नैतिक विकास के। तो इन्होंने सीक्वेंस में बताया है कि मोरल डेवलपमेंट, जो मोरल जजमेंट होता है सही और गलत का, वो स्टेजेस में होता है, एक सीक्वेंस में होता है। ठीक है। और इन्होंने डेवलपमेंट के 3 स्तर बताए हैं, मोरल डेवलपमेंट के नैतिक विकास के 3 स्तर बताए। इसमें कंफ्यूज मत होना कि इन्होंने 3 स्तर बताए हैं और 6 स्टेजेस बताए हैं। 6 स्टेजेस आपके 3 लेवल के अंदर ही आते हैं। इन्होंने 3 लेवल बताए और एक एक लेवल के अंदर 2 अवस्थाएं होती हैं, यानी 2 अवस्थाएं होंगी तो 6 अवस्थाएं हो जाएंगी और 3 स्तर होता है। इन्होंने अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इन्होंने कितने स्तर बताए तो 3 लेवल बताए, 3 स्तर बताए। और अवस्थाएं कितनी होती तो 6 अवस्थाएं होती हैं। तो अगर लेवल की बात करें तो इन्होंने प्री कन्वेंशनल लेवल बताए थे, जिसे पूर्व परंपरागत अवस्था बताया। कन्वेंशनल लेवल जो होता है ये परंपरागत स्तर होता है। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो होता है ये उत्तर परंपरागत स्तर होता है। अब इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या अवस्थाएं होती हैं इन लेवल के अंदर, उसको डिटेल में देखें और इसका हमारे लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है ये भी हम देखेंगे। तो उस वीडियो को देखते हैं एक बार। तो ऊपर आपने मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी कोहलबर्ग की, उसको डिटेल में देखा आपने। तो अभी हम 4th जो है सोशल एंड इमोशनल डोमेन है विकास का, वो डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में सामाजिक एवं भावात्मक विकास का क्षेत्र कहते हैं। सोशल डोमेन में क्या क्या डेवलप होता है ये हम देख लेते हैं कि सोशल डोमेन के अंदर
आपकी जो चाइल्ड के इंटरेक्शन होते हैं विद पीपल, लोगों के साथ, और इन्वॉल्वमेंट होता है सोशल ग्रुप में, सामाजिक जो ग्रुप होता है, तो इसमें जो सामाजिक ग्रुप होते हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होती है, वो आता है इसमें। इसमें जो बच्चा होता है, जो व्यक्ति होता है, उसका एडल्ट के साथ कैसा रिलेशन है, अपने सहपाठियों के साथ कैसा रिलेशन है, वो आता है इसमें। उसका सोशल रोल कैसा है, ये भी आता है। और वो जो भी समाज के नियम हैं, वैल्यू हैं, उसको कैसे अडॉप्ट कर रहा है और उसमें रह रहे हैं। और जो मोरल सिस्टम है, एडॉप्शन ऑफ मोरल सिस्टम, एंड ये भी इसी के अंदर आता है। और सोसाइटी में उसका रोल क्या है, प्रोडक्टिव रोल क्या है, वो भी इसी के अंदर आता है। ये सब सोशल डोमेन के अंदर ही आते हैं। और इसमें जो बच्चा होता है ये लोगों के साथ रहना सीखता है कि फैमिली में जो लोग हैं उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, और सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनसे कैसे बात करते हैं, उनके साथ कैसे रहते हैं। और तो ये फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल डोमेन के अंदर, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट में हेल्प कर रही हैं। सोशलाइजेशन की बात करें, जिसे हिंदी में समाजीकरण कहते हैं, इज़ ऑल अबाउट लर्निंग टू कॉप इन फैमिली एंड सोसाइटी वी लिव इन। यानी जो भी हमारे हमारे परिवार है और हमारी सोसाइटी है, समाज है, उसके साथ हम किस तरीके से अंतःक्रिया कर रहे हैं, वो आता है। उसके साथ अंतःक्रिया कैसे कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो आता है इसके अंदर। तो सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में, फैमिली में अलग अलग हो सकती हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, एक टर्म है, याद कर लीजिए, कि जो प्राथमिक समाजीकरण होता है वो फैमिली के अंदर ही होता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ ही होता है। और जो हेल्प करता है चिल्ड्रन को लोगों के साथ इंटरेक्ट, अंतःक्रिया करने के लिए। और सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग का भी पता चलता है बच्चे को, कौन सा गलत काम है और कौन सा सही काम है, और कौन सा एक्सेप्ट करने योग्य है और कौन सा नहीं, यानी किस चीज़ों को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, सीखना चाहिए, वो सब वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है, जो कि विद इन द फैमिली होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन को हम द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं, जो कि स्टार्ट होता है जब चिल्ड्रन दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट में आता है, जैसे कि बाहर, घर के बाहर, जैसे स्कूल में, प्ले ग्राउंड में, पड़ोसी के साथ। ये सब सोशलाइजेशन सेकेंडरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है, जो मीडिया होता है। और इसमें चिल्ड्रन सीखता है कि लोगों के साथ, बड़ों के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए। फ्रेंड्स आते हैं, उसके मित्र आते हैं, सहपाठी होते हैं, और दूसरों की फैमिली आती है, जबकि अपनी फैमिली नहीं आती, दूसरों के, जैसे दूसरों के घर के लोग जो हैं वो लोग आते हैं इसके अंदर। तो ये तृतीयक समाजीकरण होता है। अब हम बात करेंगे जो लास्ट वन है, भावात्मक डेवलपमेंट जो होता है, यानी भावात्मक डेवलपमेंट जो होता है बच्चे में, भावात्मक क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो डिस्कस करेंगे। तो द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ एस्टीम। तो जो बच्चे में अपने बारे में, अपने बारे में जो आत्मसम्मान, अपनी आइडेंटिटी के बारे में लेके जो डेवलपमेंट होता है, वो ये इसी के अंदर आता है। और इसमें बच्चा जो भी रिलेशनशिप बनाता है उसमें रेसिप्रोकल इमोशनल रिलेशनशिप होता है, यानी जैसे कि मान लीजिए अपने पार्टनर के साथ किस तरीके से रहे, अपने फ्रेंड्स के साथ रहे, तो वो इमोशनल अटैचमेंट होता है। और फीलिंग ऑफ इमोशन दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर वंस एज एंड सिचुएशन। और ऐसे फीलिंग और डेवलप होते हैं जो उसके एज ग्रुप के साथ रहने पे होते हैं। तो ठीक है, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप के साथ जो अटैचमेंट होती है। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है इमोशनल डेवलपमेंट के, उसमें हम बात करेंगे अटैचमेंट, जो कि लगाव होता है, और जो बॉन्डिंग होती है, बंधन जो अपने दोस्तों के साथ होता है, वो आता है। तो अटैचमेंट जो पेरेंट्स के साथ होता है बच्चों का, जो उसकी देख रेख करते हैं, देख रेख करने वाले, या फिर जो उसके माता पिता होते हैं, उनके जीवन में उनके साथ जो डे टू डे इंटरेक्शन होता है, जो डेली इंटरेक्शन होता है, वो आता है इसमें। एंड दिस अटैचमेंट इज हेल्प्ड इन द अर्ली मंथ्स बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग स्किन कॉन्टैक्ट, टॉक्स, पेरेंट्स वाइड फीडिंग, बाथिंग, प्लेट, आई टू आई कॉन्टैक्ट, एक्सेट्रा। तो ये जो अटैचमेंट होता है ये इसके थ्रू होता है, जैसे स्किन कॉन्टैक्ट, मदर की वाइफ से या पेरेंट्स की वाइफ जो फीडिंग कराती है, उनके साथ खेलना, आई कांटेक्ट, ये सब इसके थ्रू ये अटैचमेंट जो होता है वो पेरेंट्स के साथ होता है। और ये अर्ली मंथ में होता है बेसिकली। और इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत क्लोज बॉन्ड बना लेते हैं
जिसकी वजह से इस मतलब इस दौरान, इस अवस्था में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना लेते हैं और ये बॉन्ड अच्छा हो जाता है। तो क्या होता है, वो दूसरों के साथ भी सिक्योर फील करते हैं, यानी सुरक्षित महसूस करते हैं कि हाँ, ये दूसरों के साथ भी रह सकते हैं। तो जिसकी वजह से बच्चे में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वो दूसरों के साथ भी इंटरेक्ट हो सकता है। और ये लेटर लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अर्ली लाइफ में अगर आपके पेरेंट्स अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, अगर आपके पेरेंट्स से जो अटैचमेंट होती है अच्छी होती है, तो वो आप लेटर लाइफ में सिक्योर फील करोगे, सुरक्षित महसूस करोगे। और अगर ऐसा रिश्ता नहीं बनता है अर्ली लाइफ में, तो आप सिक्योर नहीं फील करोगे और लोगों से जल्दी बात नहीं करोगे, इंटरेक्शन नहीं होगी। तो ये आपको ट्रॉमा हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, टर्मोइल जिसे कहते हैं, या ट्रॉमा जो होता है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, वो लाइफ में हो सकता है। लेकिन अगर आप सिक्योर फील करोगे तो इसकी वजह से आपको ये चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट बात करेंगे सेल्फ कंसेप्ट एंड पर्सनल आइडेंटिटी जो है। इसमें बच्चा अपने आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, यानी पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ कॉन्सेप्ट विकसित करता है कि मेरी पर्सनल आइडेंटिटी क्या है। और ये सब डेवलप होता है किसकी वजह से, जो अर्ली ईयर्स होते हैं बच्चे के, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए बाल्यावस्था है, शिशुअवस्था के बाद, तो जो अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें अगर वो पेरेंटिंग अच्छी हुई है तो उसको सेल्फ आइडेंटिटी से बहुत ज़्यादा और सेल्फ कॉन्सेप्ट पता चलता है। और जो बच्चे दूसरों को हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि जिनका जिनका अर्ली लाइफ है, ऐसा इसमें लिखा गया है, ऐसा माना जाता है कि हो सकता है वो उनका जो अर्ली लाइफ हो वो बहुत नेगेटिव हो और उसकी वजह से उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट हो बहुत पुअर डेवलप हुआ हो, तो इसके वजह से वो बाद में चल के क्राइम करते हैं और ये चीज़ें करते हैं। तो इसलिए अर्ली जो पेरेंटिंग होती है, जो देख रेख होती है और गाइडेंस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो अर्ली लाइफ में होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे बार बार बोलना पड़ता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।